हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हम जानते हैं हार्ट डिसीज़ कितनी ज़्यादा कॉमन है। तो कई बार क्या होता है कि जब हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उनको ठीक से एग्जामिन करते हैं और उनका प्रेस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो डॉक्टर्स कई बार डायग्नोसिस की जगह पर लिखते हैं CAD, मतलब कि पेशेंट को CAD नाम की बीमारी है और पेशेंट को ठीक से नहीं पता लग पाता कि ये CAD क्या चीज़ है। फिर पेशेंट्स कई बार गूगल वगैरह करते हैं लेकिन उन्हें ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो CAD का फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, कोरोनरी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हार्ट से रिलेटेड हो, जो हमारे हृदय से संबंधित हो। आर्टरी का मतलब होता है वो वाली खून की नली जो किसी भी ऑर्गन तक साफ खून पहुंचाती है। साफ खून का मतलब हो गया कि वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या होता है कि अगर हमारे जो शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं, उन्हें अगर ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी ना, तो वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगी, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब हमारे शरीर को सर्वाइवल के लिए, हमारे शरीर के ऑर्गन्स को, कोशिकाओं को सर्वाइवल के लिए वो वाला ब्लड मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है ठीक ठाक मात्रा में, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व घुले होते हैं पर्याप्त मात्रा में। तो इसी वाले ब्लड को हम कहते हैं साफ ब्लड, और ये वाला ब्लड कैरी होता है आर्टरी के ज़रिए। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ वो कंडीशन हो गई जिसमें कि जो हमारे हार्ट को जो आर्टरीज़ साफ ब्लड सप्लाई करती हैं, उन आर्टरीज़ के अंदर संकरापन आ गया। वो आर्टरीज़ नैरो हो गई, मतलब वो वाली जो खून की नलियां हैं वो अंदर से सक्रिय हो गई, किसी भी कारण से हो सकती हैं। इसके बारे में बात करूंगा मैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब जो हमारा हार्ट है उसको ठीक से ये वाला ब्लड नहीं मिल पाएगा जिसमें कि ऑक्सीजन वगैरह ठीक ठाक घुली हुई है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे हार्ट के अंदर की मसल्स हैं, जो हार्ट के अंदर की सेल्स हैं ना, फिर उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी अगर ये चीज़ बनी रहती है कुछ टाइम के लिए। क्योंकि सर्वाइवल के लिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमारी सेल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ऑक्सीजन ठीक ठाक मिलती रहे, न्यूट्रिएंट्स ठीक ठाक पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें। तो दोस्तों, मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा कि जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, ये कितने टाइप्स की होती है और इसके सिम्टम्स या इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, इस बारे में भी टच करूंगा कि किन लोगों को चांसेस ज़्यादा होते हैं ये वाली चीज़ डेवलप होने के, ताकि अगर वो कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं लाइफ में तो एहतियात बरती जा सके। और अगर कोई भी सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के, या अगर ऐसा कुछ भी अंदेशा बन रहा है कि ये वाली बीमारी हो सकती है, तो फिर एक बार जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिल करके पूरी तरह से अपना मतलब समझ लिया जाए कि क्या ये वाली बीमारी है, क्या इसके इलाज की ज़रूरत है, क्या टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के, हार्ट डिसीज़ के दोस्तों मैनेज किए हैं, सुपरवाइज़ किए हैं और ठीक किए हैं। तो मैं टाइप्स की बात करता हूँ। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के 3 टाइप्स होते हैं। पहला, ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब हो गया रुकावट वाली चीज़। दूसरा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। और तीसरा हो गया स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डाइसेक्शन। तो मैं पहले टाइप के बारे में बात करता हूँ जिसका नाम होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इसमें क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, मतलब कि जो हमारे हार्ट को साफ़ ब्लड सप्लाई करने वाली खून की नलियाँ हैं, आर्टरीज़ हैं, उनके अंदर क्या होता है कि एक प्लाक डिपॉजिशन होने लगता है। प्लाक डिपॉजिशन का मतलब हो गया कि एक तरह से जो आर्टरी के अंदर की वॉल है, अंदर की दीवार है, उस पर एक सब्सटेंस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जो कि फिर अंदर से रुकावट पैदा करने लग जाता है हमारी आर्टरी के जो भी ब्लड फ्लो है उसमें। इसी चीज़ को हम कॉमन भाषा में कहते हैं कि आर्टरी के अंदर जो है वो ब्लॉकेज वगैरह आ गया है। तो नॉर्मली ये जो प्लाक होता है, ये प्लाक किस चीज़ से मिल करके बनता है? ये प्लाक के अंदर फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे सेल्स के अंदर के वेस्ट पदार्थ होते हैं वो होते हैं, कैल्शियम होता है, फाइब्रिन होता है। इन सब चीज़ों से मिल करके वो प्लाक बनता है और वो मतलब जैसे मैंने बताया कि आर्टरी के अंदर की वॉल पे बनना स्टार्ट होता है और ये प्रोग्रेसिव होता है नॉर्मली, मतलब कि ये धीरे धीरे बनता रहता है, बढ़ता रहता है, रुकावट को बढ़ाता रहता है। ये जो प्रोसेस होती है ना प्लैक फॉर्मेशन की, जो प्लैक बिल्डअप हो रहा होता है आर्टरी के अंदर, इस प्रोसेस को कहते हैं आथेरोस्क्लेरोसिस। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो अफेक्टेड आर्टरी है वो स्टिफ होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि उसका लचीलापन जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, वो अंदर से हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जब वो सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी। एक चीज़ और जानना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे पेशेंट्स में क्या होता है कि ये जो आथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस है, जो प्लैक बनने की प्रोसेस है ना आर्टरी के अंदर, ये बहुत जल्दी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी होती है, चाइल्डहुड में स्टार्ट हो गई होती है, या कि जो टीनेज ईयर्स होते हैं उस टाइम पे स्टार्ट हो गई होती है। प्रोग्रेशन कई बार धीमा होता है, लेकिन हाँ, ऐसा भी कोई रूल नहीं होता। कई बार पेशेंट्स में क्या होता है कि किसी भी टाइम लाइफ में प्रोग्रेशन बहुत फास्ट भी हो सकता है इस चीज़ का। प्रोग्रेशन फास्ट होने का मतलब हो गया कि जो अंदर, जो आर्टरी के अंदर ये ब्लॉकेज पैदा हो रहा है प्लैक की वजह से, ये ब्लॉकेज बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया साइज़ में।
जैसे जैसे आर्टरी के अंदर ये जो प्लैक बन रहा होता है ये मतलब अगर बढ़ता रहता है, अगर ये कंडीशन जो है ये ख़राब होती रहती है, तो इससे क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आ सकता है जब ये प्लैक इतना ज़्यादा बड़ा हो जाए साइज़ में कि इसने आर्टरी को अंदर से पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अब क्या होगा कि जो साफ़ ब्लड है वो ठीक से क्या मतलब अगर आर्टरी अंदर से ब्लॉक हो गई है तो फिर वो हार्ट की जिस हार्ट के पार्ट को सप्लाई करता था, नहीं ब्लड वहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि अब आर्टरी जो है वो ब्लॉक है अंदर से। तो अगर हार्ट की मसल्स को ठीक से वो साफ़ ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन है वो भी हार्ट की मसल्स को नहीं मिल पा रही है। तो फिर अब इन मसल्स की जो कोशिकाएं हैं इनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। इस कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है बेसिकली कि हार्ट अटैक में ये होता है कि जो हमारा हार्ट है उसको ठीक से अब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उसको ठीक से ब्लड नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कि जो भी हार्ट का पोर्शन अफेक्टेड है, जिस पोर्शन को ठीक से ब्लड और ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वो पोर्शन की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की। तो इसके अंदर कोई वो वाली चीज़ नहीं होती ब्लैक फॉर्मेशन वगैरह वाली, वो ऑब्स्ट्रक्टिव वाले टाइप में थी। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो है ये किस किस कारणों से हो सकता है। एक चीज़ होती है कोरोनरी वेजोस्पाज्म। तो इसका मतलब हुआ कि जो कोरोनरी आर्टरी हैं उनके अंदर स्पैज़म आ सकता है। स्पैज़म का मतलब हो गया कि अचानक से उनके अंदर कुछ टाइम के लिए वो बहुत ज़्यादा सख्त हो सकती है, उनके अंदर सिकुड़न सी आ सकती है। इसका मतलब हुआ कि इम्प्रॉपर टाइम्स पे, मतलब कभी भी देखा जाए तो आर्टरी के अंदर स्पैज़म आ जाएगा। स्पैज़म मतलब कि आर्टरी बिल्कुल अंदर से तन गई, बिल्कुल खिंच सी गई अंदर से, तो मतलब उसका लचीलापन ख़त्म हो गया ना इस जगह पे। तो ये जो स्टेट हो गई कोरोनरी वेजोस्पाज्म की, इसकी वजह से भी फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ पैदा हो सकती है, क्योंकि जो बेसिक बात वही होगी ना कि चूँकि अब ये थोड़ा सा खिंच गई तो अंदर से नैरो हो गई, तो अब ठीक से ब्लड की सप्लाई हार्ट को नहीं मिल पा रही है। अगली चीज़ होती है जिसका नाम है एंडोथीलियल डिसफंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टरी की सबसे अंदर की लाइनिंग है ना, सबसे अंदर की लाइनिंग, इनर लाइनिंग जिसे कहते हैं, इनर मोस्ट लाइनिंग, वो डैमेज हो गई है। तो उसके डैमेज होने की वजह से अब क्या हो गया है कि आर्टरी जो है वो ठीक से ब्लड नहीं पहुंचा पा रही है हार्ट को जहां तक वो पहुंचाती थी, क्योंकि जो आर्टरी के सबसे अंदर की वॉल है वो डैमेज हो गई है। कई सारे कारण हो सकते हैं इस चीज़ के होने के, वो अपने अपने एक अलग टॉपिक है। अगली चीज़ होती है माइक्रोवैस्कुलर डिसफंक्शन। माइक्रोवैस्कुलर डिसफंक्शन का मतलब हो गया कि जो आर्टरी है, जो एक तो मेन आर्टरी होती है हमारी, फिर आर्टरी मेन क्या करती हैं कि वो ब्रांच करती हैं छोटी छोटी सी आर्टरीज़ में, और वो छोटी छोटी सी आर्टरीज़ फिर हार्ट की अलग अलग जगह पे ब्लड सप्लाई करती हैं। तो माइक्रोवैस्कुलर का मतलब हो गया कि छोटी आर्टरीज़। तो जब छोटी आर्टरीज़ के अंदर कुछ डैमेज हो गया है, कुछ उनके अंदर की लाइनिंग में प्रॉब्लम आ गई है, या किसी भी किस्म का उनके अंदर डैमेज है, प्रॉब्लम है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं, उनका फंक्शन जो होता है साफ ब्लड को पहुंचाना ऑर्गन तक, तो वो नहीं कर पा रही हैं, तो ये वाली चीज़ की वजह से भी फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ पैदा होती है। अगली चीज़ होती है, एक कंडीशन है जिसका नाम होता है मायोकार्डियल ब्रिजिंग। इसमें क्या होता है कि जो आर्टरी है ना वो एक्चुअली हार्ट की मसल के अंदर से जाती है, बीचों बीच से जाना स्टार्ट हो जाती है। ये अपने आप में एक मतलब बाय बर्थ ये वाली कंडीशन होती है, कॉन्जेनाइटल होती है मतलब ये वाली कंडीशन। तो इसमें फिर क्या होता है कि उस आर्टरी के ऊपर भी मसल्स है, नीचे भी मसल है, तो अब क्या होता है कि फिर एक तरह से आर्टरी के ऊपर दबाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मसल्स का काम क्या होता है, मसल्स संकुचन करती हैं, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। स्पेशली हार्ट की मसल्स तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि मसल्स पंप कर रही हैं। जब हार्ट पंप करेगा तभी तो ब्लड आगे भेजेगा। तो अब क्या होता है कि मसल्स चूँकि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और आर्टरी उनके बीचों बीच से जा रही है, तो इससे क्या होता है कि आर्टरी पे भी फिर प्रेशर पड़ता है और आर्टरी नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से कि ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। अब आता है लास्ट टाइप जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डाइसेक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी जो अंदर की वॉल है उसमें एक टीयर पैदा हो जाता है। टीयर का मतलब कि वो अंदर से फट जाती है, जिस चीज़ को हम कहते हैं कि डाइसेक्शन हो गया उसका। और अब आप जाहिर सी बात है, अगर आर्टरी अंदर से फट जाएगी, अगर उसके अंदर की वॉल पे टीयर पैदा हो जाएगा, तो फिर इसकी वजह से प्रॉब्लम तो होगी ना, वहाँ पे ब्लड आएगा, ब्लड क्लॉट बनेगा, कई तरह की चीज़ें होंगी जिससे कि रुकावट हो जाएगी, और वो आर्टरी ठीक से जो है ब्लड आगे जहाँ तक सप्लाई करना चाहिए हार्ट की मसल्स तक, वहाँ तक सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो अपने आप में कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का एक ये भी वेरिएंट है कि ये भी टाइप है। मैं आपसे शॉर्ट में बात करता हूँ कि जो हमारे ये हार्ट की ब्लड सप्लाई है ये एक्चुअली है क्या। तो हमारी बॉडी में एक एओर्टा नाम की आर्टरी होती है जो बीचों बीच होती है, मोटी होती है, काफ़ी बड़ी होती है, और एओर्टा से क्या होता है, ब्रांचेस निकलती हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक जाती हैं और साफ़ ब्लड सप्लाई करती हैं। साफ़ ब्लड मतलब वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है ठीक ठाक मात्रा में। तो एओर्टा क्या करती है कि ब्रांच ऑफ करती है राइट और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी में, मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। तो जो राइट साइड वाली होती है वो क्या करती है कि हार्ट के राइट साइड के पार्ट को सप्लाई करती है। वो वाला पार्ट नॉर्मली छोटा होता है, क्योंकि वो वहाँ से क्या होता है कि ब्लड सिर्फ लंग को सप्लाई होता है, फेफड़ों को, तो इसलिए वो साइज़ में छोटा होता है राइट साइड का। और जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है वो सप्लाई करती है हार्ट के लेफ़्ट साइड को, और वो वाला साइड बड़ा होता है,
क्योंकि वो साइड ज़्यादा मस्कुलर होता है, क्योंकि उसको पंप वाला एक्शन ज़्यादा करना होता है, क्योंकि वहाँ से क्या है कि पंप के ज़रिए जो ब्लड है, साफ ब्लड, वो हमारे शरीर के मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन्स को, मतलब कि ज़्यादातर अंगों को सप्लाई होता है। तो जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है फिर ये ब्रांच करती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग में और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में। मैं आगे अब डिटेल में नहीं जाऊँगा। दोस्तों, मैं लक्षणों की बात करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लक्षण हर एक सीएडी के पेशेंट्स में आ जाएंगे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है। आप समझिए कि लक्षण कब आएंगे। लक्षण तब आएंगे जबकि जो कोरोनरी आर्टरी है वो इतनी ज़्यादा नैरो हो चुकी है अंदर से कि अब वो ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है हार्ट के पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वो आर्टरी सप्लाई करती थी। तो चूँकि हार्ट के किसी पर्टिकुलर एरिया में अब ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है साफ ब्लड की, तो मतलब उस एरिया को ठीक से अब ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है, तो अब वहाँ की सेल्स जो हैं वो परेशानी में आ रही हैं और अब लक्षण पैदा कर रही हैं। लक्षण किस किस तरह के हो सकते हैं? चेस्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि अंदर से कोई बहुत ज़्यादा स्क्वीजिंग हो रही है, मतलब कि कोई दबा रहा है चेस्ट को, या ऐसा लग सकता है कि अंदर बहुत ज़्यादा टाइटनिंग सी हो गई है। इन जनरल मतलब इतनी ज़्यादा एक अनकम्फर्टेबल सेंसेशन होती है चेस्ट में कि पेशेंट को ये पता लगता है कि नहीं, ये कुछ तो बहुत ज़्यादा अजीब है, कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ये जो चेस्ट में प्रेशर की या टाइटनेस की या पेन वाली सेंसेशन है ना, ये चीज़ बाकी ऑर्गन्स तक भी जा सकती है, बाकी कई सारी जगहों तक जा सकती है। मैं बताता हूँ। मतलब कि ये चेस्ट से हो सकता है शोल्डर तक चली जाए, हो सकता है कि आपकी बाजुओं तक, आर्म्स तक चली जाए, नेक तक चली जाए, या कि आपकी जॉ तक चली जाए। जॉ मतलब कि आपके जबड़े या आपके दांतों तक। तो इन जगहों को ये वाली चीज़ प्रभावित कर सकती है। हो सकता है कि आपके पेट के ऊपरी हिस्से में जो आपकी अपर एब्डोमेन है, वहाँ पर भी आपको सेम सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाए कि बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें इस तरह का कुछ भी एक पहलू बन रहा है तो इसका मतलब कि चांसेस हैं कि पूरी तरह से शायद आर्टरी की ब्लड सप्लाई ऑफ हो चुकी है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हार्ट को प्रॉब्लम पैदा हो रही है। और आगे अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है, वो तो है ही। नोज़िया हो सकता है। नोज़िया मतलब कि वॉमिटिंग आने की टेंडेंसी होना, पेशेंट को लगे कि मुझे वॉमिटिंग आ रही है या वॉमिटिंग आ ही जाए, ये चीज़ भी देखी जाती है। पेशेंट्स को ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें लगे कि उनका जो हार्ट है अंदर से वो बहुत जल्दी जल्दी धड़क रहा है, या जो धड़कन है वो इरेगुलर हो गई है, मतलब उसमें अब पैटर्न नहीं है। ठीक है, मतलब अंदर से इससे भी घबराहट तो बढ़ेगी ना, अगर उन्हें लगेगा कि उनका हार्ट अब ठीक से बीट नहीं कर पा रहा, उसमें एक रिदम नहीं है। मतलब ऐसा भी लग सकता है कि हार्ट की जो बीटिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। साथ साथ पेशेंट्स को डिजीनेस भी हो सकती है। डिजीनेस का मतलब हो गया कि पेशेंट को ऐसा लगे कि मैं ठीक से अब खड़ा नहीं हो पाऊँगा, मुझे बेहोशी आ रही है। अगर वो खड़े होने की कोशिश भी करेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, उनसे पॉसिबल नहीं है, वो कोलैप्स ना कर जाएँ। तो वो अगर साइड में कोई दीवार वगैरह है तो उसको पकड़ करके खड़े होंगे अगर उन्हें अकेले जाना है कहीं पर। या आप समझ पा रहे हैं कि मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा रहा है और वो किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ भी देखी जा सकती है। और ये तो है ही कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा थकान। अब मैं बात कर ही रहा हूँ तो जल्दी से ये भी बताता हूँ कि रिस्क फैक्टर्स किन किन लोगों में ज़्यादा होते हैं, किन किन लोगों में ज़्यादा चांस होते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ डेवलप होगी। तो एज अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं कि जो हमारी आर्टरीज़ हैं उनके अंदर आर्थरोस्क्लेरोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, वो स्टिफ होना, हार्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से कि वो अंदर से नैरो होंगी तो ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी हार्ट को। एज अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। साथ साथ जिन लोगों के अंदर हाइपर टेंशन होता है उनके अंदर, मतलब जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की, मतलब जिनके फैमिली में जिनके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को या उनके भी पहले ये चीज़ रही हुई है, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि ये वाली चीज़ डेवलप हो सकती है। जिन लोगों के अंदर ओबेसिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा वज़न है उनके शरीर का, उनमें भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल डिसबैलेंस रहता है कहना चाहिए, उनके अंदर भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। जिन लोगों की डायबिटीज़ होती है, जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड होती है, वो भी रिस्क के प्रोफाइल में आते हैं। जिन लोगों को क्रोनिक किडनी डिसीज़ है उन्हें भी रिस्क ज़्यादा होता है। जो लोग ठीक से फिजिकल एक्टिविटी वगैरह नहीं करते, मोस्टली बैठे रहते हैं, मोस्टली सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है जिनका, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग ठीक से खाना पीना नहीं खाते, मतलब बैलेंस डाइट नहीं लेते, बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाते हैं, उनके अंदर भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है इस चीज़ के डेवलप होने का। जो लोग नशे वशे ज़्यादा करते हैं, मतलब अल्कोहल का सेवन ज़्यादा किया, स्मोकिंग वगैरह करी, इन लोगों में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो लोग अपनी नींद ठीक से नहीं ले पाते, मतलब जिन्हें स्लीप का डेफिसिट होता है, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इस चीज़ के डेवलप होने के। साथ साथ जो लोग मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, जो लोग किसी भी किस्म की मतलब एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, या किसी किस्म की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस ज़्यादा हो रही है, इन लोगों में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ डेवलप हो सकती है। स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है, देखा गया है। साथ साथ एक कंडीशन होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट जब सो रहे होते हैं ना,
तो कुछ टाइम के लिए उनकी क्या होता है, सांस रुक जाती है। फिर कुछ टाइम के एक ब्रीफ पॉज के बाद, मतलब कुछ एक इंटरवल के बाद, एक अंतराल के बाद फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है अपने आप। तो जिन लोगों को ये वाली कंडीशन है ना, उनके अंदर भी देखा गया है कि चांसेस होते हैं कि CAD डेवलप हो सकती है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को किसी किस्म की ऑटो इम्यून बीमारी होती है। तो जिन लोगों में ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ होती हैं, कुछ खास किस्म की, उनके अंदर भी देखा जाता है कि CAD होने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। कई बार पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि एक होमोसिस्टिन नाम का सब्सटेंस होता है, इसका लेवल ज़्यादा होता है। नॉर्मली देखा गया है कि इन पेशेंट्स में भी रिस्क ज़्यादा होता है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ डेवलप ना हो जाए। साथ साथ कई सारे पेशेंट्स में HSCRP नाम का एक टेस्ट होता है, जिसमें देखा जाता है कि HSCRP का लेवल ज़्यादा है। HSCRP मतलब हो गया हाई सेंसिटिविटी CRP। CRP मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो ये उसका मार्कर होता है। मतलब अगर HSCRP नाम के सब्सटेंस का अगर ब्लड टेस्ट करो, अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ आया है, इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेमेशन का मतलब हो गया कि हमारे शरीर की सेल्स के अंदर सूजन ज़्यादा है। वो सूजन क्यों होती है? कई सारे कारण हो सकते हैं, बट जनरली क्या है कि हमारी जो सेल्स हैं वो किसी भी कारण से अगर घायल अवस्था में हैं और उनके अंदर सूजन आ गई है, तो इस कंडीशन को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और इसकी वजह से सेल्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं। तो देखा गया कि जिन पेशेंट्स में HSCRP लंबे टाइम के लिए ज़्यादा हो, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि CAD डेवलप हो जाएगा। अगर मैं महिलाओं की बात करूं, तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, या अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ डेवलप हो गई है, मतलब शुगर अगर अनकंट्रोल्ड हो गई है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तब भी रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है फ्यूचर में CAD डेवलप होने का। एक कंडीशन होती है प्री एक्लैम्प्सिया प्रेग्नेंट वीमेन में। तो अगर प्री एक्लैम्प्सिया भी हुआ है, तब भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फ्यूचर में CAD के। प्री एक्लैम्प्सिया में क्या होता है कि आपके यूरिन के अंदर में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो जाता है, साथ साथ में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये इन जनरल रिस्क फैक्टर्स हैं, और भी कई रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, बट फिर वो टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपसे ब्रीफ करता हूँ कि अगर CAD है तो फिर इसमें क्या करना है कि आपको सिम्टम्स के आने का वेट बिल्कुल नहीं करना। मतलब अगर किसी भी किस्म के टेस्ट से आपकी डायग्नोसिस बन चुकी है, अगर आप को डॉक्टर्स ने डायग्नोस कर दिया है कि आपको CAD है, फिर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात लेकर के लाइफ में चलना है। आपको किसी भी किस्म से ये ध्यान रखना है कि आपकी आर्टरीज़ के अंदर ये वाली कंडीशन है कि वो ठीक से ब्लड सप्लाई ना कर पाएँ हार्ट को, कभी ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। तो आपको मतलब बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल प्रॉपरली रखनी है। आपको डॉक्टर्स की बताई हुई सारी मेडिसिन खानी है, डॉक्टर्स के बताए हुए आपको सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, और डॉक्टर से फॉलो अप भी करते रहना है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको पता नहीं है कि आपको CAD है कि नहीं है, लेकिन जो भी मैंने रिस्क फैक्टर्स बताया, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, तब भी आपको बहुत ज़्यादा जागरूक रहना है। और आपको जब भी कभी अपॉर्चुनिटी मिले डॉक्टर से मिलने की, तो आप उनसे ये बातें बता सकते हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। डॉक्टर्स फिर आपको ठीक से असेस कर सकते हैं, और उन्हें अगर लगेगा तो वो टेस्ट वगैरह भी करा के देख सकते हैं, ताकि ये चीज़ सब्सटैंशिएट हो सके कि आपको ऐसी चीज़ है कि नहीं है।